हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टू आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक ऐसी आंतों की बीमारी जो कि जल्दी ठीक नहीं होती, जिससे आप हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो आज हम जानते हैं कि आईबीएस क्या है। बेसिकली जैसे नाम से ही पता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है, इंटेस्टाइन का, आंतों का ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आंतें हमेशा इरिटेबल रहती हैं। मतलब आंतों में इरिटेशन बना रहता है। जैसा कि अगर हमारे दिमाग में इरिटेशन बना होता है तो हमारा बिहेवियर क्या होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है। तो उसी टाइप से अगर हमारी आंतों में इरिटेबिलिटी रहेगी तो जाहिर सी बात है आंतों का जो बिहेवियर होगा वो नॉर्मल नहीं होगा। जैसे अगर हम इरिटेट रहते हैं, हमारा मन ठीक नहीं रहता है, तो हम काम को सही ढंग से नहीं कर पाते। काम को कई बार जल्दी करने की कोशिश करते हैं, कई बार छोड़ देते हैं, कई बार अवसाद में चले जाते हैं, कई बार एक्साइट हो जाते हैं। लाइकवाइज इंटेस्टाइन में भी इरिटेशन होता है, एंजाइटी कोई होती है आंतों में, स्ट्रेस कोई आंतों में रहता है, तो उसमें भी इसी टाइप के सिम्टम मिलते हैं। जैसे कि आंतों में अगर इरिटेबिलिटी बनी है, एंसियस हैं आंतें आपकी, तो कई बार होता है आंतों की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा होता है आंतों की मोटिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। कई बार होता है एबनॉर्मली आंतों की मोटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें सीवियर स्पाज्म होता है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अथाह पीड़ा होती है और एगोनाइजिंग पेन होता है। तो इस टाइप से आंतों का जो बिहेवियर होता है वो बड़ा अनसर्टेन होता है। बेसिकली दिस डिजीज़ इज़ साइकोसोमैटिक डिजीज़। ये जो अभी तक जो इस बीमारी के बारे में पता चल पाया है कि ये बीमारी एक साइकोसोमैटिक बीमारी है, जिसमें आपका जो मन स्थिति है और पेट की जो स्थिति है, दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं। अगर आपका मन स्थिति ठीक नहीं, यानी आप अगर एंजाइटिक हैं, आपका मन ठीक नहीं है, तो भी ये बीमारी हो जाती है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, यानी कि आपके पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद भी ये बीमारी पनप जाती है। बेसिकली होता क्या है, न्यूरॉन्स होता है जो सिग्नल्स ले जाता है। ब्रेन के बाद सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स, यानी कि आपकी भाषा में कहें तो नसें पेट में ही होती हैं, यानी कि आंतों में ही होती हैं। तो आंतों में एक जाल बना होता है न्यूरॉन्स का, जो कि इंफॉर्मेशंस पेट से लेके ब्रेन तक पहुंचाती हैं। एक नर्व होती है जिसका नाम है वैगस नर्व। तो पेट से जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाती है वो वैगस नर्व के द्वारा जाती है। तो हमने ये देखा अगर उन न्यूरॉन्स में कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई डिजीज़ हो जाती है, तब भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। बहरहाल अभी भी आईबीएस पे बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं। आईबीएस को जो इसका जो प्रॉपर एटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो प्रॉपर इसका कारण है, अभी तक बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ज़्यादातर अभी जो डाइवर्जन है इसका, कि ज़्यादातर ये जो डिज़ीज़ होती है एंजाइटी से होती है, आंतों के हाइपर एक्टिव होने से ये होती है। तो अभी आपने ये देखा कि ये बीमारी साइकोसोमैटिक है, यानी कि इसके जो लक्षण हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग, इसके मतलब लक्षण बढ़ना घटना। जब आप एंजाइटिक होंगे तो इसके लक्षण बढ़ जाएंगे, जब आप कूल रहेंगे, जब आप ठीक ठाक रहेंगे तो इसके लक्षण नॉर्मल रहेंगे। मतलब एंजाइटी से भी इसका सीधा रिलेशन है। अगर आपका डाइट मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं होगा, अगर डाइट का रूटीन आपका प्रॉपर नहीं होगा, तब भी आंतें आपकी एंशियस रहेंगी, तब भी ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट होगी। अगर फूड हैबिट आपकी ठीक नहीं रहेगी, टाइमिंग आपकी ठीक नहीं रहेगी, तब भी ये प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। बेसिकली आईबीएस बहुत ही समाज में, सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है, और ऐसे पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते। डॉक्टर टू डॉक्टर वो अपने को चेंज करते रहते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि आईबीएस के लक्षण क्या हैं। अगर किसी को आईबीएस होता है तो उसके सिम्टम क्या मिलते हैं। बेसिकली अगर किसी को आईबीएस है तो उसमें कई बार ऐसा होता है पेट फूलना, गैस की समस्या बनी रहती है, कई बार उनको लूज मोशन होने लगते हैं। जब आंतों की मोटिलिटी बढ़ जाती है तो उनको वाटरी मोशंस होने लगते हैं, लूज मोशंस होने लगते हैं। उनको कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जब आंतों की मोटिलिटी कम हो जाती है तो उसमें उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर किसी कारण से आंतों में अगर स्पाज्म हो गया, मतलब मोटिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो उसमें क्या होता है, सीवियर पेन होने लगता है, पेट में असह्य पीड़ा होने लगती है। तो ये इसके सिम्टम हैं। कई बार आपको खाने के बाद
आप तुरंत लैट्रिन जाना होता है, आप लैट्रिन जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है पेट हमारा अभी भरा हुआ है, मतलब लैट्रिन अभी हमारी ठीक से हुई नहीं है, मतलब इस टाइप की समस्या आपको बनी रहती है, मतलब आपको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है बेसिकली ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपने लक्षण देख लिया, IBS में इस टाइप के लक्षण मिलते हैं। उसके बाद अगर हम जाने कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करना होगा, तो ट्रीटमेंट में देखिए कुछ चीज़ें हैं। एक तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना होगा, मतलब अगर आपको एंजाइटी रहती है तो एंजाइटी को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। उसके लिए एंजाइटी को जितने आपको बताए गए हैं, जितने आपको ट्रीटमेंट बताए गए हैं उसको आपको फॉलो करने होंगे। आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद लेना, बहुत सारी चीज़ों को और इसमें इन्वॉल्व करना होगा। आपको एक तो एंजाइटी फ्री होना होगा, दूसरा डाइट का टाइमिंग आपको फिट रखना होगा। जैसे मॉर्निंग में आप खाना जितने बजे खाते हैं, दोपहर में जितने बजे खाते हैं, शाम में जितने बजे खाते हैं, वो टाइमिंग आपको फिक्स करना होगा। रात को आपको प्रॉपर नींद लेनी होगी। मॉर्निंग में आपको सूर्योदय से पहले आपको उठना होगा, पार्क में जाके वॉक करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। जो फास्ट फूड, जंक फूड है आपको उसको बिल्कुल अवॉइड करना होगा। आपको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग बिल्कुल इसको अवॉइड करना होगा। आप कोई ऐसा डाइट ना लें जिससे आपको ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बहुत सारी चीज़ों से आपको पता चल जाता है कि इससे आपको समस्या हो जाती है। जनरली जो जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन होती है, जिन डाइट में जैसे गेहूं हो गया, बार्ली हो गया, इसके आटे में जनरली ग्लूटेन होता है, उससे भी ये कई बार प्रोवोक होता है। तो रिफाइंड चीज़ें बिल्कुल ना लें, मैदे से बनी चीज़ों को अवॉइड करें, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल न लें आप। बेसिकली ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ है और इससे बचने के लिए आपको डाइट मैनेजमेंट आपको प्रॉपर रखना होगा, एंजाइटी फ्री रखना होगा, आंतों की केयर करना होगा प्रॉपरली, जिससे कि आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, ये बीमारी आपकी ठीक होगी। बहुत सारी अगर हम जांचों की बात करें तो इसमें जनरली जितनी भी जांचें होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आएगा, अगर आप CT एब्डोमेन कराते हैं वो भी नॉर्मल आएगा, जो भी आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो भी नॉर्मल आएगा। बेसिकली इसमें कोई भी चेंजेस होता ही नहीं। ये टोटली साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है। इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल कुछ नहीं पता चलता। ये टोटली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। डॉक्टर आपको देख के, आपको एग्जामिन करके, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के ये आपको बताता है कि आपको IBS है, आपको खान पान ऐसा रखना होगा और इस टाइप से आपको ये मैनेजमेंट करना होगा। तो ये आपका आज का टॉपिक IBS रहा। IBS के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अगले बार हम इसके डाइट मैनेजमेंट पे प्रॉपर बात करेंगे कि इसमें डाइट मैनेजमेंट हम क्या लें और इसमें हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं और इसमें और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमें IBS से छुटकारा मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।